अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11। अच्छा, इससे पहले ना पुरानी एक बात याद दिला दूं आपको। इक्विटी सेटल्ड में भी, इक्विटी सेटल्ड में भी और कैश सेटल्ड में भी हम पहले साल के पहले ही दिन एंट्री कर लें या ईयर 1 पे जाके एक ही बार कर लें तो खैर है। क्यों? क्योंकि अपडेट तो फिर कर ही लेना था, तो फिर ईयर एंड पे ही कर लेते। लेकिन ये मामला एम्प्लॉय के केस में ही है। अगर प्लांट खरीद रहे फिर तो प्लांट खरीदते हुए एंट्री करनी है। और लायबिलिटी में भी ऐसे ही किया था कि ईयर 1 के एंड पे ही कर लेते। अब जो चीज पढ़ाने लगा हूं इसमें एंट्री ईयर 1 के एंड पे ही कर लेते काफी नहीं होगी, हमें पहले दिन ही कुछ कैलकुलेशंस चेक करनी पड़ेंगी। पेज 11, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस विद कैश अल्टरनेटिव। यानी शेयर बेस्ड पेमेंट्स हैं लेकिन कैश अल्टरनेटिव है, मतलब शेयर्स भी कल को दिए जा सकते हैं या उनकी जगह कैश भी दिया जा सकता है। एम्प्लॉइज हों या कोई भी अगर बाकी भी हैं तो उनको हम सिर्फ शेयर्स का वादा कर रहे होते तो ये इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन है। सिर्फ कैश देने का वादा होता है यानी एसएआरस, तो फिर ये कैश सेटल्ड है। लेकिन अगर उनको हमने कहा है कि आप 3 साल नौकरी कर लें, आपको हम शेयर्स इशू करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो शेयर्स की बजाय कैश भी ले सकते हैं, कैश भी देने को तैयार है हम आपको। तो इन दोनों की ऑप्शन होने की वजह से अकाउंटिंग में 2 केसेस हैं। अगर सिर्फ शेयर्स का वादा हो तो इक्विटी सेटल्ड है, कैश का वादा हो तो कैश सेटल्ड है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं तो फिर 2 केसेस हैं। एक केस यह है कि ऑप्शन दूसरे के पास है और दूसरा केस यह है कि ऑप्शन हमारे पास है। यह बात फिर सुने, अगर एम्प्लॉय को सिर्फ शेयर्स का वादा किया हो तो ये इक्विटी सेटल्ड है, कैश का वादा किया हो तो कैश सेटल्ड है। लेकिन अगर वादे हैं कि चाहे शेयर्स या कैश दोनों में से जो मर्जी, तो किसकी मर्जी चलेगी उसके पर अकाउंटिंग डिपेंड करती है। अगर एम्प्लॉय की मर्जी चलनी है तो ये केस 1 है, और अगर हमारी मर्जी चलनी है तो केस 2 है। एम्प्लॉय की मर्जी चलनी है तो फिर एम्प्लॉय ने फैसला करना है कि कल को उसको शेयर्स लेने हैं या कैश लेने हैं। और अगर हमारी मर्जी चलनी है तो फिर हमने कल को डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली उसको कैश दें या शेयर्स दें। तो ये 2 अलग अलग केसेस हैं। पहले केस 1 बताता हूं। अगर एम्प्लॉय के पास ऑप्शन, अच्छा मैं बोलने में पूरे आईएएस में एम्प्लॉय बोलता रहा हूं, वरना जरूरी नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉइज के ऊपर आईएएस है। ये वैसे भी किसी से सर्विस ली जा सकती थी, लेकिन ज्यादातर सवालों में एम्प्लॉइज ही होते हैं, इसलिए मैं भी एम्प्लॉय ही कह रहा होता हूं। तो पेज नंबर 11, केस नंबर 1 के जो शेयर्स और कैश के दरमियान चॉइस है वो दूसरी पार्टी की है, ये केस 1 है। अच्छा, दोनों की जो चॉइस, दोनों चॉइसेस की जो अमाउंट है वो सेम नहीं होगी यकीनन। जैसे हमने अगर एम्प्लॉय को कहा होगा कि तुम चाहो तो शेयर्स ले लेना और चाहो तो कैश ले लेना, प्रैक्टिकली ही ये पॉसिबल नहीं है कि हम एम्प्लॉय को कहें कि चाहो तो 2000 शेयर्स ले लेना और चाहो तो 2000 शेयर्स का कैश ले लेना। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्या है? नहीं, वो तो फर्क तो है, सेटलमेंट का है, लेकिन ऐसा क्यों हम कहें कि 2000 शेयर ले लो या 2000 शेयर का कैश ले लो? अच्छा चलो मैं इस सवाल को और इंप्रूव करता हूं। अगर ये डिफरेंट हो तो ज्यादा कौन सा होगा, कम कौन सा होगा? कंपनी एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। हाँ जी, कैश ज्यादा होगा, यानी कैश कम होगा और शेयर ज्यादा होंगे। यानी इसको कह लेते हैं चलो 1800 ऐसे। नहीं, एक्साइज प्राइस नहीं है, शेयर ऑप्शंस नहीं है, शेयर्स ले लेना या कैश ले लेना। तो अब हमने एम्प्लॉय को जो ऑफर की हुई है, मेरा सवाल यह है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट्स बराबर ही होंगे या फर्क होंगे? अगर फर्क होंगे तो फिर ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा? तो मैं कहता हूं कि ये कम होगा, कम होगा। क्यों? बिल्कुल, देखिए जब भी कोई भी दुनिया की ट्रांजैक्शन हो ना कि जिसमें फौरन कैश दे दो तो वो थोड़ी होती है, क्योंकि वो उसी वक्त हार्ड कैश मिल रहा होता है। अगर एम्प्लॉय को हम कह रहे हैं कि 2000 शेयर्स ले लेना या शेयर्स के बराबर पैसे ले लेना, तो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसको फौरन कैश मिल रहा होगा, जबकि शेयर्स लेने में क्या है वो नहीं, कंडीशन नहीं,
वो शेयर्स मार्केट में जाएगा, बेचेगा, तो फिर उसको पैसे रिकवर होंगे। पता नहीं मार्केट उस दिन बंद हो, कोई गवर्नमेंट में कोई चेंजेस आ जाए, मार्केट क्रैश कर जाए, तो उसका रिस्क ज्यादा हो गया ना। एम्प्लॉय की बात करो, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एम्प्लॉय को फॉरन हार्ड कैश मिल रहा है तो पता है कितना मिल रहा है, लेकिन अगर उसको शेयर्स मिल रहे हैं तो अभी उसको फॉरन तो कैश नहीं मिल रहा। अगर बेचना भी चाहेगा तो बाद में जाके शेयर्स बेचेगा, पता नहीं ना बिके उस वक्त शेयर्स, या अगर वो अभी ना भी बेचे और रिटेन कर ले, क्या पता प्राइस डाउन हो जाए। तो इसलिए हार्ड कैश जब भी मिल रहा होता है हमेशा कम ही मिल रहा होता है। ये हर ट्रांजैक्शन में मुझे जितनी मिसालें याद पड़ रही हैं ऐसी होगा कि आपने अगर कोई चीज़ बेचनी है और आप उसकी जो कीमत दे रहे हैं, नहीं सॉरी, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो अब आपने जो चीज़ उसकी प्राइस पे करनी है, अगर आप फॉरन कैश देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर इन काइंड होगा तो शायद ज़्यादा पैसे देने पड़े। बात सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स की नहीं है, बात यह है कि अगर इन काइंड देना पड़ेगा तो प्रोबेबली शायद ज़्यादा पैसे देने पड़े। अगर आप कहें जी मैंने ये मोबाइल खरीदना है तो 25,000 का मोबाइल है जी, तो आपको जी 25,000 कैश तो नहीं है, ऐसा करो मेरी बाइक रख लो, तो अब वो 25,000 वर्थ की बाइक नहीं रखेगा, वो ज़्यादा वर्थ की बाइक रखेगा, क्योंकि पता नहीं बेचने जाए तो 25 रिकवर हो क्या ना हो। क्या? हाँ, बैंक को अगर कोई चीज़ गिरवी रखवानी है तो वो ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ ही रखता है। तो इसलिए अगर हमने एम्प्लॉय को ऑप्शन दी होगी तो ये दोनों फिगर्स नहीं होंगी बराबर, ये कम ही होगी। अब अकाउंटिंग क्या होगी? जो क्वेश्चंस आते हैं आईटीआर के अंदर वो रियलिस्टिक होते हैं, मतलब कि वो हमारे सिनेरियोज के मुताबिक ही होते हैं जो आजकल चल रहे हैं डेली लाइफ में, या फिर ये इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ टेस्टिंग लेवल के लिए वो क्वेश्चन में गैप ज़्यादा कर देते हैं और हम फिर वहीं पर। इसमें जो आईएएस ने ट्रीटमेंट बताया हुआ है वो ट्रीटमेंट ही उलट हो जाएगा अगर सवाल वाले ने शेयर्स को 2000 कर दिया और कैश को 2500 कर दिया, वो ट्रीटमेंट ही उलट हो जाना है। तो इसलिए नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ट्रीटमेंट बना ही जिस अंदाज में है वो लग ही नहीं सकेगा। अगर कैश की नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए तो फिर लग ही नहीं सकेगा। अब इस सूरत में अकाउंटिंग करने का तरीका यह होगा कि पहले वैल्यू ये निकाली जाएगी कि अगर सारा इक्विटी सेटल्ड होता तो क्या होता, यानी कैश सेटल्ड ही ना होता ही इक्विटी सेटल्ड तो क्या होता, 2000 शेयर देने पड़ते, ग्रांट डेट पे इनकी फेयर वैल्यू ले लेते हैं। अगर सारा इक्विटी सेटल्ड ही होता, पता नहीं मैंने कहा है कि नहीं कहा, मैं केस 1 बता रहा हूं पहले। केस 1 क्या है कि एम्प्लॉई या काउंटर पार्टी के पास चॉइस है, तो क्या करना है, केस 1 बता रहा हूं। इसमें हम ये करेंगे कि अगर इक्विटी सेटल्ड ही होता तो क्या होता, तो 2000 शेयर्स होते और उसी वक्त ग्रांट डेट की ही, या अगर कोई और सर्विस है तो सर्विस डेट की ही फेयर वैल्यू लेते, वो होती लेट से 30। कितना बना? 60,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा अगर कैश सेटल्ड ही होता तो क्या होता, यानी ये ना होता, बस अगर कैश सेटल्ड ही होता तो क्या होता, जिस दिन देने नहीं, फेयर वैल्यू तो अभी की होती है, वो तो अपडेट हो रही होती है। एंड पे कैश देना है वो तो सर्विसेज पे जाएगा। देखें, हम एंड सोचते हैं सिर्फ नंबर ऑफ लोगों के लिए, हम लोग एंड सोचते हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कितने देने पड़ेंगे, उसको एंड सोचते हैं। फेयर वैल्यू नहीं एंड की सोची होती है, फेयर वैल्यू तो अभी की सोचते हैं। इसमें वही फेयर वैल्यू चलती रहती है और इसमें हर साल अपडेट होती रहती। इनिशियली तो पहले दिन वाली सोची होगी। अब अगर हम शेयर्स के पैसे दे देते तो कितने पैसे देते? 54। केस 1 समझा रहा हूं। अगर सिर्फ इक्विटी सेटल्ड होता तो क्या होता, वो अमाउंट निकाली, और अगर सिर्फ कैश सेटल्ड होता तो क्या होता, वो अमाउंट निकाली। इसको हम पूरी ट्रांजैक्शन की अमाउंट कह देंगे। इसको हम लायबिलिटी की तरह काउंट फॉर कर लेंगे, और जो बाकी 6000 रह गया इसको हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड वाली अकाउंटिंग कर लेंगे। एक इसमें अंग्रेजी लिखी मिलेगी, वो आप अभी तो नहीं, आपको IAS 32 में पढ़ाऊंगा। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो टोटल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये पढ़ाऊंगा IAS 32 में, उसको 200 में तोड़ते हैं, और 200 में तोड़ने का तरीका ये होता है कि जो टोटल अमाउंट है वो उसमें से लायबिलिटी वाला पोर्शन माइनस कर दें और जो बचा उसको इक्विटी कह दें। ये आपको अंग्रेजी में यहाँ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट का वर्ड लिखा नजर आएगा, तो वो मैंने पढ़ाना है। क्योंकि कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था इसलिए ये तरीका भी वही वाला है जो IAS 32 में पढ़ेंगे कि टोटल अमाउंट, उसमें से लायबिलिटी पोर्शन माइनस करें तो जो बाकी आंसर आएगा वो इक्विटी पोर्शन है। तो इसको चूंकि इन्होंने कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कहा, इसकी ट्रीटमेंट भी वहीं से उधार ले लिया कि आप पूरी ट्रांजैक्शन की टोटल अमाउंट निकालें, उसमें से लायबिलिटी वाला पोर्शन माइनस करें तो बाकी इक्विटी है। अच्छा, अब हमने ये सारा ब्रेकअप इसका किस दिन करना है? पहले दिन। ये पहले दिन करना है।
ईयर एंड पे नहीं करना, क्योंकि ये फिगर्स पहले दिन वाली जरूरी हैं। एक बार ये हमने स्प्लिट कर लिया, अब से ऑनवर्ड इस पे IFRS 2 की वो रूलिंग लगेगी जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की होती है, और इस पे वो रूलिंग लगेगी जो कैश सेटल्ड की होती है। तो हम पहले ही दिन इस टोटल ट्रांजैक्शन को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? टोटल अमाउंट निकालेंगे कि अगर इक्विटी सेटल्ड होता तो क्या होता, फिर लायबिलिटी पोर्शन निकालेंगे कि कैश सेटल्ड होता तो क्या होता, इनका डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस इक्विटी पोर्शन निकल आएगा, ये चीज लायबिलिटी पोर्शन निकल आएगी। और ये काम कब कर रहे हैं? बिल्कुल शुरू में ही। उसके बाद उससे ऑनवर्ड इस पे कैश सेटल्ड वाले रूल लगेंगे और इस पे इक्विटी सेटल्ड वाले रूल लगेंगे। इक्विटी सेटल्ड वाले क्या रूल लगेंगे कि रुपए नहीं बदलने, बस 1/3, 2/3, 3/3 होता जाएगा। इस पे क्या रूल लगेंगे? हर साल ये रुपए चेंज होते जाएंगे। ये पेज 11 पे केस 1 पढ़ लें, और ये मैंने केस बताया है, सॉरी मैंने आपको पेज 12 वाला केस 2 पहले बता दिया। मैंने पहले आपको पेज 12 के जो टॉप पे लिखा है वो बता दिया। क्या है केस 2? कि गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती। तो ये बताया मैंने पहले ये पेज 12 वाला बोल दिया है। ये टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी? इक्विटी सेटल्ड होता तो क्या होता, उसके हिसाब से जो अमाउंट निकलेगी वही गुड सर्विसेज की वैल्यू होगी। अच्छा, अब पेज 11 के एंड पे केस 1 में क्या होगा? अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता है तो बस ठीक है, पता है, फिर ये टोटल अमाउंट क्या होगी? फिर ये उन गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू होगी। ये फिगर ये कैश सेटल्ड की वैल्यू निकालेंगे और डिफरेंस इक्विटी सेटल्ड। तो ये पेज 11 से लेके पेज 12 के जब तक वो एंटिटी हैज अ चॉइस वाली बात नहीं आ जाती, इससे ऊपर तक ये सारा पढ़ लें। पॉइंट 4 पढ़ के समझ आता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सवाल के साथ समझा दूंगा। काउंटर पार्टी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट, ये सारा पढ़ लें। अगर अगले पेज पे पॉइंट 4 समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी अमाउंट से सवाल कराऊंगा तो बता दूंगा। अच्छा, मैं ये अपनी ये गलती से रुजू करता हूं, मैं असल में केस 1 केस 2 बोल गया था। पेज 11 एक हेडिंग है काउंटर पार्टी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट, और अगले पेज पे हेडिंग है एंटिटी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट। इसको मैं एक्चुअली बोलने में केस 1 केस 2 बोल गया था, लेकिन मैंने जो लिखी अंग्रेजी हुई है केस 1 केस 2 वो और है। 2 हेडिंग्स हैं पहले, उसको मैंने केस 1 केस 2 इसलिए नहीं कहा क्योंकि दरमियान में फिर तोड़ने थे, तो मैंने बस हेडिंग्स अलग कर ली। एक मैंने कह दिया कि दूसरे के पास ऑप्शन है, और फिर कह दिया कि हमारे पास ऑप्शन है। तो जो दूसरे के पास ऑप्शन है वो पेज 11 से शुरू किया हुआ है, और वो जो हमारे पास ऑप्शन है वो पेज 12 के मिड में है। ये हेडिंग्स का फर्क। अच्छा, अब आया उस पे कि दूसरे के पास ऑप्शन है, उसको 2 केसेस में तोड़ा। केस 1 क्या है कि जो गुड सर्विसेज ले रहे हैं उनकी वैल्यू पता लग सकती है, तो वो पेज 11 पे हुआ हुआ है। और केस 2 ये है कि गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता लग सकती, वो पेज 12 पे हुआ हुआ है। ये जो पेज 12 पे हुआ हुआ है। काउंटर पार्टी हैज अ चॉइस ऑफ सेटलमेंट वाली सारी पढ़ लें, पेज 11 भी, पेज 12 के मिड तक। पॉइंट 4 समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सवाल कराऊंगा तो आ जाएगा। पढ़ लें पहले पढ़ लें, सब पढ़ लें पहले।
जी पढ़ लिया। अगर चॉइस काउंटर पार्टी के पास है या चॉइस हमारे पास है। अगर काउंटर पार्टी के पास है तो इसमें दो बातें हैं, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज निकल सकती है या फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज नहीं निकल सकती। अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू निकल सकती है तो ये टोटल अमाउंट क्या होगी, गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू। ये ऐसे ही निकलेगी कि कैश सेटल्ड हो तो क्या होगा, और इनका डिफरेंस इक्विटी पोर्शन है। और अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती तो टोटल कैसे निकलेगी, इक्विटी सेटल्ड होता तो क्या होता, ये ऐसे ही निकलेगा, और फिर इनका डिफरेंस इक्विटी पोर्शन है। ये केस 1 केस 2 में फर्क है, होगा। नहीं दे रहे होंगे क्योंकि दूसरे को ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो यकीनन कैश कम दे रहे होंगे, क्योंकि उसको कैश के साथ साथ एक अच्छी ऑप्शन भी मिल रही है। अगर तो सिर्फ कैश देना होता ना फिर तो उतना ही कैश तय होता, लेकिन उसको हम एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं, नहीं उसको एक ऑप्शन मिल रही है कल को ओनर बनेगा। अगर हम प्लांट खरीद रहे हैं और बस उसको कैश ही देना होता तो फिर तो उस वक्त फेयर वैल्यू शायद उतनी ही होती, लेकिन अगर साथ उसको हम एक एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हैं कि अगर ओनर बनना चाहो तो ओनर भी बन सकते हो, तो इसलिए कैश पे यकीनन थोड़ा ही देना होगा, तो इसलिए ये प्लांट की फेयर वैल्यू कैश वाले से यकीनन ज्यादा होगी। तो इस तरीके में सिर्फ इस फिगर का फर्क है। अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स पता चल सकती है तो ये वो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है, ये ऐसे ही निकलेगा, कैसे ही, कैश सेटल्ड का कितना, ये ऐसे ही निकलेगा, कैसे ही, बैलेंसिंग। सिर्फ फर्क इस पहली फिगर का है। अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता चल सकती है तो ये गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू है, और अगर नहीं पता चल सकती तो फिर अगर इक्विटी सेटल्ड होता तो क्या होता, ये उसकी फेयर वैल्यू है। ये दोनों निकालने का तरीका सेम है। ये हो गया अगर काउंटर पार्टी के पास चॉइस है। एक बार हमने लायबिलिटी और इक्विटी तोड़ ली तो फिर इनकी अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे इससे पहले पड़ी थी। सेटलमेंट पे जो पॉइंट 4 लिखा हुआ है, अगर वो समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, भी सवाल करता हूं तो समझा देता हूं, ठीक है। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ लें, मैं करता हूं, पता नहीं कौन सा, 16 प्रैक्टिस क्वेश्चन 16, प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 पढ़ लें, मैं करता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16 पढ़ लें, मैं करता हूं। जो फैंटम शेयर्स पे रुक गया कि ये क्या होते हैं तो थोड़ा सा आगे पढ़ ले, तो उन्होंने बता दिया क्या होते हैं। अच्छा ये पहले सेंटेंस पे रुकें जरा, ये मैं क्लियर कर दूं अगर किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो। ये जो और 1200 शेयर्स है ना, ये अलग है, यानी ये नहीं है कि फैंटम शेयर दैट इज राइट टू रिसीव कैश पेमेंट इक्वल टू 1000 शेयर्स और 1200 शेयर्स। 1200 शेयर्स ले लेगा या 1000 शेयर्स के कैश ले लेगा। जी पढ़ ले तो मैं कहूं, इंप्लॉई का मामला चल रहा है तो फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज तो नहीं पता होगी, तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। प्रैक्टिस क्वेश्चन 16। एक तो अच्छा पूछा क्या है सारी एंट्रीज, पहले तो हम अमाउंट तोड़ लेते हैं। टोटल अमाउंट कैसे निकालें, अगर सिर्फ इक्विटी सेटल्ड ही चलती
तो कितने शेयर्स देते? 1200। और आज शेयर की वर्थ कितनी? 48 के 50। 50 को 12 से करें, $48 है यार। देखें सवाल में ना ये जो दूसरे पैराग्राफ में वैल्यूज दी हुई है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, इसका मतलब समझाता हूं। अगर एम्प्लॉई को शेयर्स देने हो और बस अब वो आजाद है, शेयर्स ले ले और जी ले अपनी जिंदगी, जो मर्जी करे शेयर्स के साथ, तो ये और मामला है। और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी हो कि आपको हम शेयर्स देंगे जरूर, लेकिन आपने 2 साल से पहले बेचने नहीं होंगे, अब ये रिस्ट्रिक्शन लग गई। इसकी एक और बात समझाता हूं। अगर एक प्लॉट की कीमत है और वो बिल्कुल फ्री आजाद प्लॉट है, तो उसकी प्राइस और होगी। और अगर बेचने वाले को ये शर्त लगाई जाए जी प्लॉट तो आपको हम देने लगे, लेकिन इस इलाके में, सोसाइटी में इजाजत नहीं है 2 साल से पहले कंस्ट्रक्शन करने की, तो अब दोनों प्लॉट्स की वैल्यू सेम होगी। जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गई उसकी वैल्यू कम होगी। तो 1200 शेयर्स बेशक हमने एम्प्लॉय को देने हैं, लेकिन इस शर्त की वजह से कि उसके बाद वो 2 साल तक बेच नहीं सकते, तो इस शेयर्स देने की जो पर्ची है इसकी फेयर वैल्यू कम हो जाएगी। दोबारा सुने, शेयर्स की वर्थ बेशक 50 रुपए हो, लेकिन हम उसको कह रहे हैं ये 1200 शेयर्स की पर्ची तुम्हारे पास है, लेकिन शेयर्स तुम फौरन बेच नहीं सकते, तो उसको उनको हम कुछ माजूर शेयर्स देने वाले हैं, तो वो तो सस्ते ही होने चाहिए ना, तो उनको कंसिडर करके 48 रुपए निकाला गया। तो ये वो 48 है जो हमने लेना है। उसका मतलब यह है कि उस दूसरी पार्टी के पास क्या चॉइस है? दूसरी पार्टी के पास क्या चॉइस है? एम्प्लॉय को क्या चॉइस दे रहे हैं हम? द राइट टू चूज, क्या चूज? हाँ, यानी या तो वो शेयर ले ले या कैश ले ले। तो अब उसके पास 2 अल्टरनेटिव हैं, या वो शेयर ले ले या कैश ले ले। तो या शेयर ले ले तो ये शेयर अल्टरनेटिव, और अगर कैश ले ले तो कैश अल्टरनेटिव। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट लास्ट पढ़ा दैट द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर अल्टरनेटिव, यानी वो जो उसको 2 अल्टरनेटिव दिए हुए ना, उनमें से जो शेयर वाला अल्टरनेटिव है, मतलब शेयर्स, तो उसकी वर्थ उस वक्त 48 रुपए है। तो फिर ये 50 रुपए क्या है? अगर शेयर्स आजाद वाले शेयर्स का वादा होता तो फिर आज उस पर्ची की वर्थ भी 50 रुपए होती। देखिए हमने ना इस एम्प्लॉय को 2 साल 3 साल की सर्विस के बाद कैश देना है या शेयर्स देने हैं, तो ये शेयर्स की पर्ची वाली बात होगी ना। शेयर्स तो तब होते हैं जब फौरन इशू हो जाए, तो ये वो पर्ची वाली बात हो गई। तो अब जब हम उसको शेयर्स की पर्ची दे रहे हैं, तो शेयर्स की पर्ची की भी फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो शेयर्स की फेयर वैल्यू है। अगर आजाद शेयर्स की पर्ची दे रहे होते तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू 50 रुपए होती। चूंकि हम माजूर शेयर्स की पर्ची दे रहे हैं, कैद वाले शेयर्स की पर्ची दे रहे हैं, तो फिर उस पर्ची की फेयर वैल्यू 50 रुपए नहीं 48 रुपए। तो इसलिए हम इस टोटल अमाउंट को निकालेंगे कि अगर इक्विटी सेटल्ड ही होता तो क्या होता? 1200 इंटू 48। ये इंटू 48 वाली बात आई समझ? बताइए कितना बन गया? लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकालें? कि अगर कैश सेटल्ड ही होता तो क्या होता? 1000 इंटू 50, 48 नहीं। अब नहीं 48। अब क्यों नहीं 48? क्योंकि कैश देने की बात हो रही है, अब थोड़ी माजूर शेयर देने की बात हो रही है। टोटल अमाउंट कैसे निकालनी है कि इक्विटी सेटल होता तो क्या होता? तो इक्विटी सेटल होता तो हम 1200 पर्चियां देते, और 1200 पर्चियां चूंकि मशरूत हैं तो उनकी 50 नहीं 48 रुपए वैल्यू है। और लायबिलिटी कंपोनेंट क्या है कि अगर कैश सेटल होता तो क्या होता? तो अगर कैश सेटल होता तो हम गैर मशरूत उसको 50 रुपए दे देते पर शेयर। तो इसलिए इसके लिए 50 रुपए और बाकी 7600 अच्छा। अब एंट्री बेशक मैं ईयर 1 के एंड पे करूंगा, लेकिन ये कैलकुलेशन करने के लिए मुझे शुरू की डेट पे इसलिए कैलकुलेशन करनी थी क्योंकि 7600 निकालना था। ये 7600 अभी मैं लायबिलिटी की एंट्री करूंगा ना, बेशक मैं 50 से नहीं करूंगा एंट्री, मैं ईयर एंड वाली फिगर से करूंगा, लेकिन इस वर्किंग के लिए मुझे यहां 50 ही लिखना था क्योंकि 50 लिखूंगा तो 7600 निकलेगा।
अब ये वर्किंग कर ली, अब 7600 की अमाउंट मिल गई। अब लायबिलिटी की एंट्री में बेशक ईयर 1 की एंड पे ही करूं जाके। अब ईयर 1 के एंड पे आ जाते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट, CD 1000 इंटू 50 इंटू 1/3 1700 बस। वेस्टिंग कंडीशंस तो पहले भी होती है ना, पहले जो हमने सारा किया। नहीं। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन अभी बाकी हो। ये 48 रुपए क्यों लिया, 50 रुपए क्यों नहीं लिया? क्योंकि शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन है। अब सवाल ये है कि वेस्टिंग कंडीशंस तो पहले भी होती थी, ये वेस्टिंग कंडीशन नहीं है, ये वेस्ट हो जाने के बाद की रिस्ट्रिक्शन है। ये तो एम्प्लॉय को कहा है कि 3 साल मेहनत कर लो, वो वेस्टिंग कंडीशन है, लेकिन साथ ये कहा है कि 3 साल के बाद जब तुम्हें शेयर्स दे देंगे उसके बाद 2 साल तक तुम वो शेयर्स नहीं बेच सकोगे। इन पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। उसकी वजह से अब वो शेयर 50 वर्थ का नहीं 48 वर्थ का, ये उसकी वजह से 48 है, वरना वेस्टिंग कंडीशंस तो अभी भी हैं, पहले भी होती हैं। तो कैश सेटल्ड का पोर्शन लायबिलिटी के लिए 17,333 और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड में चूंकि एक ही बंदा है तो ये तो चेंज होना नहीं है, इसलिए अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। 7600 1/3। देखें, जब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड हर साल कैलकुलेट करते थे तो वो रुपए अपडेट कर रहे होते थे, फिर नंबर ऑफ पर्सन अपडेट कर रहे होते थे, क्योंकि इतने लोग छोड़ गए, इतने और छोड़ जाएंगे, तो हम नंबर ऑफ पर्सन असल में अपडेट कर रहे होते थे। रुपए तो पहले दिन वाले होते थे, तो अब तो बंदा ही एक है, 1000 का 1000 ही है, तो अब तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स से अपडेट होना ही नहीं है, इसलिए बस इस 7600 के 3 टुकड़े कर लेते हैं। हर साल के एंड पे हम अपडेट रुपए नहीं कर रहे होते थे, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हमें 1/3 2/3 3/3 करना पड़ रहा होता था। मैं इक्विटी सेटल की बात कर रहा हूं। हर साल के एंड पे हम जो क्लोजिंग फिगर निकालते थे वो रुपए नहीं अपडेट होते थे, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अपडेट हो रहे होते थे। अब तो बंदा भी एक है और नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी वही है, तो इसलिए इस 7600 ने अपडेट तो होना नहीं है, तो हर साल में 1/3 1/3 1/3 एक्सपेंस आ जाएगा। तो इस साल का बन गया 25 और इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 19,866। ये ईयर 1 की एंट्री है। फिर भी अगर कोई इसकी डिटेल देखना चाहे तो देखिए, मैंने सोल्यूशन में इसको तोड़ के किया हुआ है। लायबिलिटी की पहले दिन की वैल्यू यानी 50 रुपए से एंट्री अलग कर दी, फिर उसको ईयर एंड पे 50 से 52 पे अपडेट अलग कर दिया। वो मैंने ऐसी 2 एंट्री तोड़ के दिखा दी, वरना आपको मैं गाइड यही कर रहा हूं कि आप इसी तरह से किया करें कि एंट्री एंड पे करें बैलेंसिंग करके। तो वही काम जो शुरू से कर रहा था वही काम मैंने यहां भी कर लिया, अभी बोर्ड पे मैंने यही कर लिया, तो आप ऐसे ही कर लें। वो मैंने वैसे ही बस कुछ तोड़ के दिखा दिया था कि अगर तोड़ना चाहें तो, कि लायबिलिटी पहले रिकॉर्ड 50 पे की, उसके बाद 52 पे अपडेट कर लिया, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि आप ऐसे ही किया करें कि ईयर एंड पे क्लोजिंग लिख के फिर बैलेंसिंग कर लें। इस बैलेंसिंग करने से बड़े मसलों से बच जाएंगे। ईयर 1, ईयर 2। ईयर 2 में लायबिलिटी का ये BD हो गया 17,333 और अब CD चाहिए 1000 इंटू 55 इंटू 2/3 तो एक्सपेंस आ जाएगा 19,333। तो ईयर 2 के एंड पे एंट्री बन गई एम्प्लॉय कॉस्ट, लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। ये तो वही 2533 रहेगा और लायबिलिटी पोर्शन बन गया 19,334 और एक्सपेंस आ गया 21,867। ये ईयर 2।
हाँ जी, ईयर 2 तक। ईयर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट, डेबिट, लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। ये तो हो गया वही 25-33। लायबिलिटी पोर्शन के लिए BD 36,667 और फाइनली सेटलमेंट के लिए 1000 इंटू 60 इंटू 3/3 60,000 23,303 25। यहां तक पहुंचे, फिर सेटलमेंट बताता हूं। जल्दी जल्दी। यहाँ तक कोई एतराज, परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, कोई बुरा लगा हो किसी को? हाँ जी, लायबिलिटी के वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका कहीं आप उसको कैश कह रहे हैं, कैश पेबल होता है नहीं, कैश क्रेडिट तो ये कह रहे हैं आप। कैश अभी तो नहीं दिया, वो तो 3 साल बाद देना है। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में कैश देना एंड पे ही होता है, लेकिन चूंकि कैश देना जिम्मेदारी होती है इसलिए लायबिलिटी क्रेडिट कर लेते हैं। पेबल का वर्ड ले लें। हाँ, कैश पेबल है। हाँ, ईयर 3 तक और कोई एतराज? चलें, ईयर 3 हो गया। और अब ईयर 3 यानी ईयर 4 के स्टार्ट पे अगर एम्प्लॉय कैश चूज कर ले तो क्या, और अगर शेयर्स चूज कर ले तो क्या? पहले कैश की बात करते हैं। अगर एम्प्लॉय सेटलमेंट पे कैश चूज कर ले तो क्या? जी बताएं। एंट्रीज आपके सामने है, बैलेंस सब सामने है। बताइए कि अगर एम्प्लॉय कहता है मुझे पैसे दे दो, तो लायबिलिटी डेबिट कितने से? ये अभी तो अपडेट की थी। और कैश 60, अभी तो अपडेट किया इसको। कैश तो 60 देंगे ना, अभी उस वक्त शेयर जितने का है उतने ही पैसे देने, तो ये तो 60 ही होगा। तो वो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड संभाल के रखा था उसका क्या करें? अब उसको रिटेन अर्निंग में फेंक देते हैं। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 7600, क्योंकि ये फलते फूलते 7600 बन गया हुआ है। वो बंदा ये कहना, हाँ, अगर आधे बंदे हुए तो आधों के लिए ये अकाउंटिंग, आधों के लिए ये अकाउंटिंग। वो भी देखें ना ऑप्शन 2 में। लायबिलिटी सेटल हो गई, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, ये अमाउंट बराबर ही होगी क्योंकि अभी तो अपडेट किया है इसको। और अगर ये ईयर 4 के मिड में होता तो तब भी अपडेट ही किया होता, क्योंकि लायबिलिटी को हमने हर ईयर एंड पे और फाइनली सेटलमेंट पे करना है अपडेट, इसलिए ये तो सेम ही होगा। ऑप्शन 2 क्या है जी? इसमें पूछना कुछ? ऑप्शन 2 में क्या होने लगा है? क्या हो गया? नहीं खैर है, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं करता, बस हेडिंग देनी थी। ऑप्शन 2 में क्या हो रहा है? अब शेयर इशू हो रहे हैं। अच्छा, बेशक शेयर इशू हो रहे हैं चाहे कैश दे रहे थे, लायबिलिटी तो गई ना, तो लायबिलिटी तो डेबिट ही होगी क्योंकि लायबिलिटी हो गई सेटल। लायबिलिटी सिर्फ कैश देने से सेटल नहीं होनी थी, बस उसने कहा मुझे शेयर दे दें, खत्म हो गया मामला। तो लायबिलिटी तो डेबिट ही होगी। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड जिस दिन के लिए संभाल के रखे थे, अब वो दिन आ गया, शेयर इशू करने लगे हम उसको, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड भी डेबिट 7600 से। अब हो क्या रहा है? शेयर इशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट
कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं हम उसको? 12,000 से शेयर कैपिटल हो गया, और एंट्री टैली करनी है तो शेयर प्रीमियम 55,6. तो अगर ये ज्यादा लोग होते और आधे कैश ऑप्शन दे रहे होते तो उनकी ये, और जो आधे शेयर्स पे जा रहे होते उनकी ये. आई कैप एग्जाम्स क्वेश्चंस वाले पोर्शन पे आए चैप्टर के. प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद होंगे. नहीं, होमवर्क नहीं. ये मैं इरादा तो था ख़त्म करने का, लेकिन कुछ प्रैक्टिस रह गई, वो चलो मैं कल प्रैक्टिस की मदद कराऊंगा. आई कैप एग्जाम क्वेश्चंस में से पहला, बेशक कैलकुलेटर पे ज़बानी कर लें और सॉल्यूशन देख लें, या एंट्रीज लिख के करनी है तो लिख के कर लें. कर दें आप अभी. हाँ जी, पहला वही होगा सब में. प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बाद फास्ट पेपर्स वाला सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन 1 2009 सेम है, बस वैल्यूज डिफरेंट है. तो इसलिए बेशक कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर पे एंट्रीज पीछे देख लें, या एंट्रीज करनी है लिख के तो कर लें, लेकिन अभी कर दें. मैं ये बताता हूँ. लेकिन कैलकुलेशन तो करके देखनी थी. अच्छा,
हाँ ये तो 8 लाख होनी चाहिए ना। हाँ वो ब्रैकेट में आंसर ठीक है, वो ब्रैकेट में 19 लाख लिखा हुआ है। हाँ वो ब्रैकेट वाली फिगर सोल्यूशन में 8 लाख कर लें। सोल्यूशन में पहली एंट्री में एंट्री की अमाउंट्स ठीक है, ब्रैकेट में जो 19 लाख लिखा हुआ है तो वो 8 है, बाकी अमाउंट्स ठीक है। ऑप्शन में ये 8 लाख एंट्री होनी चाहिए। कौन सी? जो ट्रांसफर होना है डेट से हाँ वो भी एंट्री होनी चाहिए, वो असल में कंपनी की मर्जी होती है, करना ट्रांसफर तो कर ले। हाँ वो भी होनी चाहिए, 8 लाख की एंट्री होनी चाहिए। हाँ मतलब वो IS में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि IS रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा विद एन इक्विटी ट्रांसफर करने पे, तो कंपनी की मर्जी है, कर ले ट्रांसफर, नहीं करना ना करे। हाँ कंपनी कहती है कि हम नहीं ट्रांसफर करना, फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। पढ़ा रहे, कौन से कीड़े लग जाएंगे उसको, पढ़ा रहे। हाँ जी डन। अच्छा अब एक दो छोटी छोटी चीजें IS में रहेंगी, वो समेट लूँ और बस फिर मजीद प्रैक्टिस मैं कल कराता हूँ क्लास में। एक हस्बे तौफीक सवाल है, जो लोग करना चाहें तो कर लें, नहीं करना तो ना से, मेरी तरफ से हो गया। पास पेपर्स में से चौथा, बिल्कुल ऐसा ही है, पास पेपर्स में चौथा, मिस्टर टैलेंटेड, ये ऐसा ही है बिल्कुल, बस वैल्यूज फर्क है, तो कोई करना चाहे तो कर दे, ये कर लेना, मेरी तरफ से हो गया। अगर किसी ने है, अगर कोई कर ले पूछना हो तो बिल्कुल पूछ लेना। मैं कल इसकी ना और प्रैक्टिस कराता हूँ इंशाल्लाह, एक दो सवाल कोशिश करूंगा, फिर मैं IS 21 कल शुरू कराऊंगा। IFRS 2 खत्म, लेकिन मैं अगली क्लास में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कराऊंगा। अभी एग्जाम प्रैक्टिस तो एक ही सवाल किया ना, अभी और एग्जाम प्रैक्टिस कराऊंगा। एक दो चीज़ें जो छोटी छोटी रहेंगी वो समेट लें। नोट्स में आए पेज 12 पे, पेज 12 चैप्टर में, पेज 12। अगर हमारे पास चॉइस हो तो, अच्छा अगर हमारे पास चॉइस हो तो फिर तो हमारी मर्जी, हमने क्या करना है, लेकिन वो मर्जी कब चलाएंगे, वो तो एंड पे चलाएंगे, तो अकाउंटिंग तो अभी चलानी है। तो इसके लिए फिर IS ने कहा है कि आप अपने हालात देख लें, कहीं आप बाउंड तो नहीं है कैश देने के लिए। अच्छा वो क्या हो सकते हैं हालात, एग्जांपल्स हैं। अगर हमें मना किया हुआ है लॉ ने कि खबरदार शेयर इशू किए तो फिर मजबूरन कैश ही देना पड़ेगा। या फिर हमारी पास प्रैक्टिस चली आ रही है कि इस तरह की ऑप्शंस बस कागजी कार्रवाइयां ही होती हैं, देना तो कैश ही होता है। ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। अगर तो ऐसा मामला है तो फिर इसकी कैश सेटल्ड वाली अकाउंटिंग करें, और अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर इक्विटी सेटल्ड वाली अकाउंटिंग करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी मर्जी है, मर्जी चलेगी तो बाद में, लेकिन 3 साल अकाउंटिंग तो करनी है ना। फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाली, फिर इक्विटी सेटल, लेकिन कैश सेटल वाली इसलिए नहीं करनी बनती क्योंकि हमारी कंफर्म जिम्मेदारी है, तो फिर हम लायबिलिटी नहीं बनाएंगे, अभी हम इक्विटी सेटल चलाएंगे। हाँ बाद में अगर करना पड़ गया तो फिर देख लेंगे, नहीं पैसे देने पड़ गए तो फिर देख लेंगे बाद में, अभी अकाउंटिंग हम इसकी इक्विटी सेटल जैसी करेंगे। अगर हमारी चॉइस है तो केस 1 ये है कि अगर हमारी जिम्मेदारी अंदर खाते कैश की ही बन रही है, कैसे,
हमें गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है शेयर इशू नहीं कर सकते, तो फिर कैश ही देना पड़ेगा, हमारी पास प्रैक्टिस है। यानी अगर हालात ऐसे हैं कि हमें देना पता कैश ही पड़ना है, तो बस सीधी सीधी कैश वाली अकाउंटिंग करो और एंड पे दे देना पैसे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब लाजमी शेयर नहीं इशू करने, जो तब हमारा दिल करेगा तब करेंगे, वो तो तब की बात है। अभी अकाउंटिंग तो चलानी है ना 3 साल, वो इक्विटी सेटल की तरह चलाएंगे। इक्विटी सेटल की तरह चला ली, एंड पे जाके मूड बदल गया, तो अब उसका क्या करना है। पेज 12 का आखिरी पॉइंट, अगर सेटलमेंट पे हमने पेमेंट कर दी, ये बात जाग रहे हैं, बस खत्म हो रहा है ये आखिरी बात, ये पीछे 2 बुलेट पॉइंट छोड़े हैं वो बता देता हूं, अदरवाइज खत्म हो गया। ये पेज 12 पे हूं आखिर में, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं है कैश देने की, तो फिर हम इक्विटी सेटल चला रहे हैं। अगर हमारी अंदर खाते जिम्मेदारी है कि हमें देना कल को कैश ही पड़ना है, तो फिर हम पहले दिन से ही कैश सेटल वाली अकाउंटिंग करेंगे और कल कैश दे देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इक्विटी सेटल चला रहे हैं। अब वो इक्विटी सेटल चलते चलते 3 साल गुजर गए और हमारी बुक्स में 4 लाख रुपए आ रहा है। इसको अपडेट कर रहे होते हैं? नहीं। अब आगे 3 साल खत्म। अगर तो हमने नहीं, अगर मैंने पहले बोल दिया, हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट चलाया हुआ है, जाग रहे हैं, हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट चलाया हुआ है, हमारी बुक्स में वो एंड पे आके 4 लाख का बैलेंस हो गया है। अब अगर हमने फाइनली शेयर ही इशू किए, तो ये डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट। और अगर हमने कैश दिया तो ये डेबिट और कैश क्रेडिट, इतने से ही। लेकिन अगर आज मार्केट में शेयर्स की वर्थ कम है, तो उससे जितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं वो P&L में, जैसे पहले पढ़ा था। अगर शेयर ही इशू कर रहे हैं तो ये डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट। और अगर कैश दे रहे हैं तो ये डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर फेयर वर्थ से ज्यादा कैश दे रहे हैं तो P&L। लायबिलिटी किधर है? लायबिलिटी किधर है? कहां आ रही है? कहां है लायबिलिटी हमारी बुक्स में? लायबिलिटी कौन सी है हमारी बुक्स में? हमारी बुक्स में कौन सी है लायबिलिटी जो जितनी आ रही थी और उतनी आ रही थी? फिर सोच के पूछ लेना, फिर सोच लेना, फिर पूछ लेना। पे कर रहे हैं बस, लायबिलिटी में क्या करें कन्वर्ट करके? क्या होगी बोलो आगे। नरेशन, सेटलमेंट, बस सेटलमेंट। हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग चलाई हुई है और कल को शेयर इशू कर दिए, तो ये डेबिट, कैपिटल, प्रीमियम क्रेडिट। हमने इक्विटी सेटल की अकाउंटिंग चलाई हुई है और कल को कैश दे दिया, तो ये डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन अगर वो कैश बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो P&L। तीसरा पॉइंट समझें, ये इसमें एक वर्डिंग चेंज करा देता हूं, वो वर्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। तीसरा पॉइंट समझें, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कंपनी ने, पहले पॉइंट 1, पॉइंट 2 दोबारा बताता हूं। अगर कंपनी ने वैसे ही बस फैसला किया कि कैश देना है, तो ये डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर कंपनी ने वैसे ही बस फैसला किया शेयर इशू करने हैं, तो ये डेबिट और कैपिटल, प्रीमियम क्रेडिट। लेकिन अगर कंपनी ने इतना सोचा कि हम एम्प्लॉइज का फायदा कर देते हैं और हम वो करेंगे जिसमें एम्प्लॉय को ज्यादा फायदा होगा, अब अगर हम इतना कुछ सोच के कर रहे हैं तो फिर पॉइंट 3 है, वो समझाता हूं क्या है। पॉइंट 1 और 2 क्या है कि अगर कैश दे दिया तो ये डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर शेयर इशू कर दिए तो ये डेबिट और कैपिटल, प्रीमियम क्रेडिट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कंपनी ने एम्प्लॉय का फायदा सोचा और वो एक्शन लिया जो ज्यादा वर्थ का था, तो फिर क्या करना है। अगर एम्प्लॉय ने ये डिसाइड किया कि जो ज्यादा वर्थ का फैसला हम वो करेंगे, मिसाल के तौर पे कैश की वर्थ बनती थी 5,20,000 और इक्विटी की वर्थ बनती थी 5,10,000। 5-10 क्यों, 4 क्यों नहीं? सेटलमेंट डेट की फेयर वैल्यू, सेटलमेंट डेट की फेयर वैल्यू। इनमें से कंपनी ने अगर यह फैसला किया तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, कैश 5-20 और
अच्छा, एक तो वर्डिंग इंप्रूव या कर लें कि पॉइंट 3 में जो लिखा हुआ मैंने, देन द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो ये डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 नहीं है, डिफरेंस बिटवीन बोथ फेयर वैल्यूज है। पॉइंट नंबर 3 में मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है, एंटिटी सिलेक्ट्स आउट ऑफ 1 और 2 विच हैव हायर फेयर वैल्यू। कब की फेयर वैल्यू? सेटलमेंट डेट। देन द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 नहीं है, देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ फेयर वैल्यूज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। हमारी बुक्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड आ रहा था 4 लाख। अच्छा, इस पे सवाल कहीं कोई नहीं मिला मुझे, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही बता रहा हूं, इसके ऊपर कहीं कोई सवाल नहीं है। सेटलमेंट पे फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी 4,80,000 थी और फेयर वैल्यू ऑफ कैश अल्टरनेटिव 4,70,000 था। तो हम कौन सी ऑप्ट कर रहे हैं? एम्प्लॉय के भले का सोच के 480। इन दोनों में से जो हायर है, हम एम्प्लॉय का फायदा सोच के वो ऑप्ट करने लगे। तो ये जो हमने 10,000 एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का सोचा, ये एक्सपेंस बनेगा। और बाकी कैपिटल जो भी इसकी फेस वैल्यू है, लेट से 2 लाख और प्रीमियम 2,10,000। ये एक सिनेरियो हो गया अगर हमने इक्विटी वाले को चुना। ये बात दोबारा देखें, अगर हमने एम्प्लॉय का भला सोचा तो कितना भला सोचा? 10,000 का, वो 10,000 एक्सपेंस बनेगा फॉरेन के फॉरेन। और बाकी ये डेबिट तो कैपिटल फेस वैल्यू से और जो डिफरेंस है वो प्रीमियम से। वो बुक्स में हमारी आ रहा था, पहले हमारी बुक्स में आ रहा था, ये बुक्स में ये बैलेंस चला रहा था। एक ये मिसाल हो गई, पहले इतनी लिखे फिर दूसरी बताता हूं। देखें, अगर एंटिटी ये फैसला करती कि हमने कैश देना है और ये फैसला अपने हालात देख के होता कि अभी हम शेयर इशू नहीं करते, रहने देते हैं, ऐसे ही शेयर इशू होगा, शेयर होल्डिंग खराब होगी, बाकी लोग नाराज होंगे तो पैसे दे देते हैं। अब कंपनी ने ये फैसला एम्प्लॉय का फायदा सोच के नहीं किया, बस वैसे ही अपने हालात देख के कैश का फैसला कर लिया। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, कैश क्रेडिट। और अगर कंपनी ने फैसला किया कि शेयर इशू कर लेते हैं और वो फैसला अपने हालात देख के किया कि भी पैसे वैसे हैं नहीं, चलो शेयर इशू कर देते हैं, तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट। लेकिन अगर कंपनी की नीयत एम्प्लॉय का फायदा सोचने की थी तो उन्होंने कितना फायदा सोचा है? 10,000, उसको एक्सपेंस कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, शेयर कैपिटल नहीं, देखें हम ये भी तो कर सकते थे ना। देखो, अगर कंपनी की नीयत एम्प्लॉय के फायदे को देख के हो रही है, पहला है कि कंपनी ने खुद ही अपने हिसाब से फैसला कर लिया कि कैश देना है, एम्प्लॉय को फायदा तो तब भी हो ही रहा होगा, कैश तो उसको मिल ही रहा होगा, लेकिन कंपनी ने सिर्फ अपने हालात देख के फैसला किया था। ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2, कंपनी ने अपने हालात देख के फैसला किया कि हमें अभी कैश नहीं देना चाहिए, शेयर इशू करना मुनासिब है। पॉइंट 2, अभी इसमें एक्स्ट्रा फेवर देने का कुछ नहीं सोचा। जो 3 साल में सर्विस ली थी उसका एक्सपेंस बनाते आए हैं, वो 4 लाख बना दिया हुआ एक्सपेंस। अब हमने फाइनली सेटलमेंट का फैसला करते हुए एम्प्लॉय की कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं सोची है
जो हमें ठीक लग रहा था वो कर दिया। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमने एम्प्लॉय की एक्स्ट्रा फेवर सोची है तो हम उसको मजीद कुछ फेवर देना चाह रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि पॉइंट 1 में भी तो एम्प्लॉय को कुछ कैश ही मिल रहा है, दे रहे हैं लेकिन वो उसके फायदे में नहीं है, और शेयर दे रहे हैं वो उसके फायदे में नहीं। अगर एम्प्लॉय को हमने शेयर्स या कैश दोनों ऑप्शंस दी थी, नहीं सॉरी ऑप्शन नहीं दी थी, ये कहा था कि हमारा जो मूड हुआ वो कर लेंगे, उसके बदले हमने इक्विटी सेटल्ड की अकाउंटिंग 3 साल चला ली और 4 लाख का एक्सपेंस बना लिया। अब हमने दोनों में से कोई एक काम ही करना था, जो काम करेंगे उसके हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। अब वो काम एम्प्लॉय को खुशी हो रही है या गम हो रहा है वो हमारा मसला नहीं है, क्योंकि हमने चॉइस अपने पास रखी थी, जो हमें सूट करना था हमने वो एक्शन लेना था। तो इसमें तो जो 4 लाख ओवर द पीरियड एक्सपेंस बन गया वो बन गया। अब सेटलमेंट पे हमारी मर्जी, चाहे कैश दे दें चाहे शेयर इशू कर दें, एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा फायदा पहुंचाने की यहां बात ही नहीं हो रही। हो सकता है हम शेयर्स पे ऑप्ट करें अपने हालात देख के, और एम्प्लॉय का दिल हो कि कैश मिल जाता तो अच्छा होता, वो सड़ता रहे। अगर हमने अपना फायदा देख के ये फैसला किया कि कैश दे देते हैं शेयर नहीं देते, अब एम्प्लॉय सड़ता रहे बेशक कि मुझे शेयर ही मिल जाते। इस वक्त हम चूंकि अपने हालात देख के एक्शन ले रहे हैं तो बस जो एक्सपेंस बना चुके वो बहुत है। लेकिन अगर हमने अपने हालात देख के नहीं, एम्प्लॉय को देख के फैसला किया, तो एम्प्लॉय को हम 10,000 का इंटेंशनली और फायदा दे रहे हैं ना। अगर हमने एम्प्लॉय की फिक्र किए बगैर अपने हालात देख के शेयर्स ऑप्ट किए होते, बेशक एम्प्लॉय को उसमें फायदा होता रहे, हमने सोचा नहीं था वो फायदा। अगर हम उसको कैश देने का फैसला करें और अल्टीमेटली उसको कैश देने में ही फायदा हो तो वो भी उसकी किस्मत, हमने वो फायदा सोचा नहीं था। लेकिन अगर हम अब सोच के एक्शन ले रहे हैं और वो भी ये सोच रहे हैं कि एम्प्लॉय को फायदा जिसमें ज्यादा है, अब हमारा एक्शन हमारे हालात के मुताबिक नहीं है, हम उस एम्प्लॉय की फिक्र कर रहे हैं, तो हम हमारे अपने एक्शन से हम एक्स्ट्रा क्या दे जाएंगे उसको, 10, उस 10 को एक्सपेंस बनाएंगे। अगर फायदा देने का मूड नहीं है तो पॉइंट 3 नहीं है, पॉइंट 1 है या पॉइंट 2 है। पॉइंट 3 है ही तब अगर हमने ये डिसीजन ही इस बेस पे किया है कि एम्प्लॉय का फायदा हो जाए। हम एम्प्लॉय का एक्स्ट्रा फायदा सोच रहे हैं। मैं आपको वैसे ना एक, जिनको टाइम देख के समझ आ गई कि बस आ गई समझ तो वो चले जाएं, वैसे ही समझ आ गई है। एक मिनट ठहर जाए। ये जो पॉइंट 3 लिखा हुआ है ना, ये मैंने तो खैर समराइज किया होता है। आईएस की ओरिजिनल वर्डिंग ये है, इफ द एंटिटी इलेक्ट्स द सेटलमेंट अल्टरनेटिव विद द हायर फेयर वैल्यू, यानी कंपनी ये सोच के फैसला कर रही है कि फेयर वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो ये फैसला क्यों कर रही होगी कंपनी? एम्प्लॉय के लिए। तो अब चूंकि एम्प्लॉय का भला सोच के हांग हो रहा है, तो इसलिए अब जो एम्प्लॉय को हमारे सेक्शन से एक्स्ट्रा फायदा पहुंचने लगा है उसको एक्सपेंस बनाने लगे। और अगर एम्प्लॉय का ये एक्स्ट्रा फायदा ना सोच के करते तो बस जो हम एक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं, या तो पॉइंट 1 एक्शन ले रहे होंगे या पॉइंट 2 एक्शन ले रहे होंगे। अगर पॉइंट 3 वाला एक्शन ले रहे हैं चूंकि उसको ज्यादा फायदा पहुंचाने की नीयत से है, अच्छा हम उसको ज्यादा फायदा पहुंचाने तो हमें नुकसान ही हो रहा है, तो हम अगर उसका एक्स्ट्रा फायदा सोच रहे हैं तो यकीनन हम और खर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए इस 10,000 को एक्सपेंस बनाना। ओके। और ये जो 480 है, अगर ये होता 490 तो क्या करते? फिर हम कैश पे जाते। अच्छा, इसका जो हल है ना, ये मुझे कहीं पर भी सवाल नहीं मिला, ये मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए। फिर डबल एंट्री पूरी करने की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कितने से डेबिट? 4 लाख। कैश कितने से क्रेडिट? 490। P&L कितने से डेबिट? बैलेंसिंग नहीं, 10 से। अब एंट्री टैली नहीं होगी। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि एक्सपेंस तो नहीं बनना, कहीं रिजर्व में डाल देते हैं, किसी रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं। कितना? 80। ये आईएएस में इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, आईएएस में इतना ही लिखा है जितना मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है। मेरा जाती ख्याल ये है कि P&L में तो जाना बनता नहीं है, तो रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं, क्योंकि P&L में तो 10 जाना है, तो फिर रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं। हमारी बुक्स के और कैश के दरमियान तो फर्क है, तो एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस सिर्फ इस 10 को कहना है, क्योंकि हम जो पैसे दे रहे हैं वो इक्विटी की रीपरचेज है, हम इक्विटी के लिए पैसे दे रहे हैं। एक्सपेंस तब जाता अगर उसकी वर्थ से भी ज्यादा पैसे दे रहे होते, उसकी वर्थ से ज्यादा पैसे दे रहे होते। पीछे कैंसिलेशन में भी यही पड़ा है कि अगर इक्विटी की वर्थ से ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, तो यहां भी यही बात की है। इक्विटी की वर्थ, इक्विटी की वर्थ, नॉट बुक बैलेंस।
इक्विटी की वर्थ उस वक्त 480 थी, तो उससे ज्यादा दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, बाकी 70 बाकी 80 एक्सपेंस नहीं है। तो वो रिटेन अर्निंग ही मुझे मुनासिब लगता है कि इस एंट्री में रिटेन अर्निंग आ जाए। अगर बुक्स में लायबिलिटी पे चलाया तो वो तो पहले बात खत्म हो गई ना। हाँ नहीं ऐसा नहीं, देखे मैंने अच्छे बाकी लोग भी सुने, आईएएस ये सोच के नहीं लिखे गए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, चलो ऐसे कर लेते तो क्या होता, चलो ये भी करके देखते हैं क्या होता है। ये आईएएस में खेल नहीं खेला होता उन्होंने। आईएएस में वो लिखा होता है जो दुनिया में हो रहा होता है। अगर कंपनी के हालात ही ऐसे हैं कि उसको अल्टीमेटली कैश ही देना पड़ना है, तो फिर वो एंड पे क्यों सोचेगी आगे कि चलो मैं शेयर क्यों ना इशू कर लूं, देगी ही कैश। अच्छा मैंने तो नहीं कहा किताबें बंद कर लें। पेज नंबर 12 डन है, पेज 11 भी हो गया। क्या कौन सा वाला? नहीं आईएएस ने तो बताया है कि आपने 10,000 को एक्सपेंस बनाना है। अब आईएएस ने खामोशी छोड़ दी कि 70 का क्या करना है। तो जहां पर इस तरह की आईएएस खामोशी छोड़ देता है तो फिर देखना पड़ता है कि उम्मत क्या फैसला कर रही है। तो उम्मत का फैसला कभी कोई फिगर सामने नहीं आई किसी सवाल के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में मैं फैसला करूं तो रिटेन अर्निंग में डालूंगा, पीएनएल में तो नहीं डालूंगा। पेज 5 पे आए, पेज 5 2 पॉइंट रह गए बस। पेज 5 चैप्टर में से मिस ना कुछ हो जाए, चैप्टर मैंने सारा कर दिया। पॉइंट 5 पे आए, ये मैंने 2 एग्जाम नोट्स लिखे हैं, ये समझ लें बस। पेज 5 आखिरी डब्बा, पेज 5 चैप्टर में आखिरी डब्बा, एग्जाम नोट्स पेज 5 चैप्टर में आखिरी डब्बा पहुंचे। इसमें मैंने 4 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए। पहला बुलेट पॉइंट मैंने पहले बता दिया था कि पर्ची की फेयर वैल्यू वही होगी जो उस इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू है। दूसरा बुलेट पॉइंट ये है कि अगर कम डिविडेंड प्राइस दी हो, कम डिविडेंड प्राइस कहते हैं, ये जो सवालों में किसी ने पूछा भी था कि सवालों में लिखा होता था कि डिविडेंड अभी फिलहाल देने का इरादा नहीं है। कम डिविडेंड प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर एक शेयर की असल औकात 40 रुपए है और वो शेयर अभी कुछ ही अरसे में डिविडेंड दे जाएगा, कुछ ही अरसे में डिविडेंड मिलने वाला है, तो टेम्परेरली शेयर मार्केट में महंगा हो जाएगा। जितना डिविडेंड मिलने वाला है ना, शेयर जो भी बेचेगा वो डिविडेंड साथ शामिल करके अगलों से पैसे लेगा। जैसे अगर मैं आज शेयर खरीदता हूं तो मुझे तो परसों डिविडेंड मिल जाना है, तो मुझे टेम्परेरली शेयर महंगा मिल रहा होगा। इसको कहते हैं कम डिविडेंड प्राइस। शेयर की सही वर्थ क्या है? 40। तो हमें इस चैप्टर में अकाउंटिंग के लिए शेयर की फेयर वैल्यू 43 नहीं लेनी है, 40 लेनी है। ये इस दूसरे बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर 40 रुपए जो है वो एक्स डिविडेंड कहलाता है। बुलेट पॉइंट 3 ये मैं अभी करा चुका, वो जो 50 रुपए की बजाय 48 रुपए लिए थे, ये बुलेट पॉइंट 3 में लिखा हुआ है मैंने। और बुलेट पॉइंट 4 भी पहले बता चुका था कि ऐसे ही बता रहा हूं, मॉडल्स होते हैं मुख्तलिफ, आपको गिवन ही होगी। ये बुलेट पॉइंट 4 में लिखा हुआ नहीं काटना क्यों? मैंने ब्रैकेट में लिखा तो है कि ये गिवन होगा एग्जाम में। ये तो वैसे बताया कि मुख्तलिफ मॉडल्स लगा के प्राइस निकाली जा रही है, विल बी गिवन इन एग्जाम। IFRS 2 खत्म, लेकिन इसके 1-2 सवाल की प्रैक्टिस मैं कल और कराऊंगा, फिर IAS 21 शुरू कराऊंगा। IFRS 2 बहुत शदीद मुश्किल तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।